नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विषय के अंतर्गत हमने लास्ट सेशन में आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस का डिस्कशन किया था। आज के सेशन में लेक्चर ये सेशन हमारा 18 है, जिसमें हम आज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं और पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस कहें या उसे पब्लिक प्राइवेट कंपनीज कहें, उनका उद्देश्य क्या होता है, आज के इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज दी ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, या संगठन या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की नाम सुने होंगे, जैसे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जनरली होती हैं जिन्हें हम जनरली कॉल करते हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे एनजीओस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऐसे ऐसे कंपनीज, ऐसे समूह जो विदेशों में भी कार्य करते हैं, कई सारे देशों में कार्य करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। एनजीओस जो नॉन गवर्नमेंटल होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उनको एनजीओज बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती हैं। सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, स्कूल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, ठीक है, चैरिटीज, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देयर लॉट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इनटू दी एवरी कंट्री। हर एक देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट नेम से कार्य करती हैं। तो अब बात वही आती है कि ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये नाम तो हमने सुने हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर अंडर अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड हायरार्की ऑफ अथॉरिटी टू अचीव अ कॉमन गोल। अगर हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट इज नथिंग, इट्स अ सिंपली अ कलेक्शन ऑफ पीपल। एक लोगों का समूह होता है जो एक साथ कार्य करता है, कि और जब वो काम करता है तो वो किसी एक डिवीजन ऑफ लेबर एक्ट, यानी किसी एक जो एक्ट है, एक अधिनियम है जो लेबर का, मजदूरी अधिनियम जिसे कहें, एक ऐसा एक्ट बना हुआ, उस एक्ट के अंडर वो कार्य करता है। यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उन्हें उनको जो कार्य करना है तो उसके लिए उन्हें एक लॉ फॉलो करना पड़ता है, एक एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है, अधिनियम के अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ता है। एंड अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी टू अचीव अ कॉमन गोल। और उसमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उसमें जितने भी पीपल्स होते हैं, वर्किंग पीपल्स होते हैं, उन सबकी एक हायरार्की होती है, ठीक है, जिसके अनुसार वो अपने एक कॉमन गोल के लिए, एक अपने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। कॉमन गोल इसलिए कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का वहां पर गोल जो है वो एक ही होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्य करना, ठीक है, उस संगठन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस संगठन के लिए कार्य करना, ठीक है, और वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट ग्रेटर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ वर्क बाय ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम संगठन की बात करें तो ये एक ऐसा समूह, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है, यानी लोगों का एक समूह होता है जो एक बड़े कार्य को पूरा करने के लिए फैसिलिटेट करता है, यानी उसकी सुविधा देता है, ठीक है। अगर वो लोग मिलकर उस कार्य को नहीं करेंगे तो आम जनता को तक उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया कार्य नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा किसी एक पर्टिकुलर कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या, तो फिजिकल अपीयरेंस कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्किंग पीपल। तो कार्य कार्य जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको मिलाकर उनके समूह को ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरह से संगठन की या ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल अपीयरेंस बिना ग्रुप ऑफ पीपल्स के नहीं है।
अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के मेजर कंपोनेंट्स की बात करें कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होते हैं, जैसे पोजीशंस। जब आप किसी संगठन में किसी संगठन का आप एक हिस्सा हैं, किसी संगठन में आप कार्य करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक हिस्सा है, तो उसमें आप किसी न किसी एक पोजीशन पर कार्य कर रहे होंगे, तो वहां पर हर एक वर्किंग पीपल्स की जो एक पोजीशन होती है। देन टास्क की अगर हम बात करें तो हर एक वर्किंग पीपल को एक ग्रुप ऑफ जो पीपल्स हैं, जो लोगों का एक समूह है, कार्य करने वाले लोगों का एक समूह है, उसमें हर एक व्यक्ति की अपनी एक पोजीशन होती है, यानी वो इंडिविजुअल अपनी एक पोजीशन होल्ड करता है, और इसके साथ साथ उसका अपना एक टास्क भी डिफाइन होता है कि उसको ये कार्य करना है। ठीक है, टास्क भी डिफाइन है उसका। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके साथ साथ उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी डिसाइड रहते हैं। एंड रिलेशनशिप, और एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप है, कैसे संबंध है, वो भी सब डिसाइड रहते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स में जो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे लिए वहां पर पोजीशन, टास्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं, कंपोनेंट होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर काम करते हैं। सो दिस इज द बेसिकली अ मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने कर दी, ऑर्गेनाइजेशन हमने कह दिया इट्स अ सिंपल अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। ठीक है, वर्किंग पीपल्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन ऑफ वर्किंग पीपल्स है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक ही और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बड़े व्यापार के लिए जिसको तैयार किया जाता है, उसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। देन अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कलेक्शन ऑफ ग्रुप वर्किंग पीपल्स हैं, उसका जो मोटिव होता है वो एक बिजनेस खड़ा किया जाता है, उसके द्वारा एक बिजनेस किया जाता है, एक व्यापार किया जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नाउ वी कम्स कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंपोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है इसका, क्यों हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अप्रोप्रिएट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उपलब्ध रिसोर्सेज जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनका सही तरीके से उपयोग करना। ठीक है, आगे हम जब और डिटेल में जाएंगे इन ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी कंपनीज होती हैं उनमें, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हाउ दे कैन यूज द रिसोर्सेज अप्रोप्रिएटली, है ना। वो जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे वो अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्लान्ड, कंट्रोल्ड एंड फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो दूसरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मीन होता है या रीजन होता है, इंपोर्टेंस होती है, वो एक तो प्लान्ड होता है, कंट्रोल्ड होता है एंड फास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यानी उसकी एक प्लानिंग के तहत उसे तैयार किया जाता है, कंट्रोलिंग होती है उसकी बाकायदा, एंड फास्ट डेवलपमेंट, उसमें तेजी से विकास होता है। प्रोडक्शन एट लार्ज लेवल, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम उत्पादन जो है वो बड़े स्तर पर कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, तो अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम एक लार्ज लेवल पर, एक बड़े स्तर पर हम उन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी लार्ज प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी गुड्स, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ऐसी जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, एक गुणवत्ता वाली चीजों का हम उत्पादन करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, जैसे आप मार्केट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुनते हैं जिनके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। जैसे टाटा की बात ले लें आप, टाटा को शायद ही कोई इंडिया के अंदर या पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो टाटा को ना जानता हो। और टाटा इंडस्ट्रीज जो है उनके द्वारा हमें घर के अंदर भी हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टाटा के यूज करते हैं। और टाटा नमक आप लेते हैं, टाटा के बहुत सारे व्हीकल्स आती हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो मिलते हैं हमें। और उनके एक जो प्रोडक्ट है उसका जो जो हमें वो प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं उसकी एक क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है उनके गुड्स के अंदर। ठीक है, तो और बड़े स्तर पर वो उसे तैयार करते होंगे, पूरे देश की जरूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन एट लार्ज लेवल, तो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्रोडक्शन यूनिट, और उसके साथ साथ उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादन की जो इकाई है, उनमें आपस में समन्वय भी होता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है। ठीक है, लार्ज एंड स्किल्ड प्रोडक्शन। ठीक है,
इसके साथ साथ जो भी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग पीपल्स के द्वारा, वो बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। और एक स्किल्ड प्रोडक्शन है, यानी कुशल उत्पादन से कहें हम, एक कुशल उत्पादन है, यानी वो चीज जो है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, उस लेवल तक हम उसको करते हैं। बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स है, जो हमारे पास मानवीय स्रोत हैं, ठीक है, उनका अच्छे से प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है, जैसे हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ की देश की जनसंख्या है, और हम उसमें जितने भी लोग ऐसे हैं जो यंग हैं, जिनको एक रोजगार की आवश्यकता है, तो जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हमारे देश में नई ओपन होंगी, नई डेवलप होंगी, तो उनके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स है, यानी लोगों को और ज्यादा रोजगार प्राप्त होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि जो मानवीय जो स्रोत है उसका और ज्यादा विकास होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जॉब सभी के पास हो, रोजगार हो, वो जब ही संभव है जब हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो लोगों को यूज करके एक प्रोडक्ट तैयार करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, और उनको एक रोजगार प्रोवाइड करेंगी। अपग्रेडेशन इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, इसके साथ साथ जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो उनके माध्यम से हमारे रहन सहन में का जो स्तर है वो भी अपग्रेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप देखें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, वो कोई भी प्रोडक्ट एक अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार करती हैं, ठीक है। तो जब वो प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार होता है, तो जब हम उसको परचेज करते हैं अपने यूज के लिए, तो वो हमारे हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारे रहन सहन का स्तर है, जीवन का जो स्तर है, उसको और ऊंचा उठाता है। जैसे आज आप देखें तो आज आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पुराने समय के अनुसार काफी स्टैंडर्ड हो गई हैं। जैसे पहले पुराने समय में देखें, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग दीपक जलाकर काम किया करते थे, जिसमें लैंप होती थी, जैसे ऑयल, केरोसिन ऑयल से लैंप जलती थी, दीपक काफी लोगों ने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में जहां अभी भी लाइट नहीं होती थी, वहां अभी भी उनको यूज करते हैं। लेकिन जब लाइट हमारे पास पहुंच गई तो हमारे रहने के जो स्तर है वो बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा वो अपग्रेड हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी मिलने से आप बहुत सारे ऐसे घर में इक्विपमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उनको भी आप यूज कर पाते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो। जैसे जैसे गांव में दूध बिलोने के लिए, जैसे दूध के माध्यम से घी निकाला जाता है, उसके लिए पहले हाथ से रई के माध्यम से उसको घुमाकर दूध निकाला जाता था, घी निकालते थे। आज की डेट में आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ब्लेंडर है, आप उसके माध्यम से निकाल सकते हैं। और आपके पास टेलीविजन, फ्रीज, बहुत सारी चीजें ऐसी घर के अंदर होती हैं जो आपके रहन सहन के स्तर को बढ़ाती हैं। तो ये तभी संभव हो पाया जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद आपको एक ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जिसके माध्यम से आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हुआ, ठीक है। सो स्किल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो जो आपकी वस्तु और सेवाएं, दो तरह की चीज होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। एक तो वस्तु और जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ उनकी सर्विस प्रोवाइड करना, तो इसका एक कुशल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है। मोटिवेशन टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से हमें यह भी पता होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे नई नई रिसर्च लोग करें, और उनके अंदर भी R&D यूनिट, हर एक जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक R&D यूनिट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होती है, जो सोसाइटी में और जो भी कस्टमर्स उनके होते हैं उनकी जरूरतों को समझती है, और जरूरत के अनुसार अपना जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, उसमें और उतना ज्यादा डेवलपमेंट करती हैं, उसमें रिसर्च करती हैं और डेवलपमेंट करती हैं, एक नया प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करती हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो उसके लिए ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक, अब नाउ वी कम्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं और या प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन सब के पीछे, ये तो हमने अभी पीछे देखा कि दीज आर द इंपोर्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन को देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे या ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के पीछे क्या मोटिव होता है, क्या इंपोर्टेंस होती है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं, जो पब्लिक कंपनियां होती हैं या प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उनके उनको रन करने के पीछे, उनको चलाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस से हमें क्या फायदा होते हैं। तो अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइज से सबसे पहला हमें जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिक उद्देश्य है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य क्या है, आर्थिक जो डेवलपमेंट है, एक आर्थिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये तो एक उद्देश्य जो है उसका वो इकोनॉमिक उद्देश्य है। इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, इसका मतलब यह कि उस देश में रहने वाले जो भी लोग हैं वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आजाद हैं, आर्थिक आजादी मिल जाती है। आर्थिक आजादी मिलने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आपके पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए कि आप उस चीज की, उस वस्तु की कीमत देकर उसको परचेज कर सके, क्रय कर सके। इसे बोलते हैं हम आर्थिक आजादी। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उस देश के लोगों का रहन सहन उतना ही अच्छा होगा और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होने पर उन वहां के लोगों की जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो उतनी ज्यादा होगी। लेकिन वो जब ही संभव है जब वो देश के, समाज के लोग उतनी ज्यादा मेहनत के साथ वो काम करें। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स में हम देखते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस से इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद प्लानिंग, यानी कि अर्थव्यवस्था और जो एक आर्थिक विकास, ठीक है, प्लानिंग के साथ में एक आर्थिक विकास करना। सबसे पहला जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो उद्देश्य है कि हमें ऐसी योजना तैयार करना जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो। एक्सेलरेट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आर्थिक विकास है उस आर्थिक विकास को भी गति देना, यानी उसकी स्पीड को तेज होना। आजकल देखते होंगे आप, सरकारें कहती हैं कि हमने विकास किया और विकास भी बहुत तेज गति से किया, यानी कि जो आपका स्पीड है जो उस विकास को करने की वो भी तेज हो, कम समय में अपने टारगेट को आप अचीव करें। ठीक है, एक टारगेट आपने लिया कि मुझे ये कार्य 1 वर्ष के अंदर करना है और अगर आपने उसको 10 मंथ के अंदर कर लिया तो आपने उस उस डेवलपमेंट को, उस विकास को गति दे दी। तो ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं ये जो आर्थिक विकास है उसको गति प्रदान करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा जो मूलभूत हमारा स्ट्रक्चर है उसमें उसको और विकास प्रदान करते हैं, उसमें प्रमोशन और डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पब्लिक एंटरप्राइज के पीछे एक उद्देश्य होता है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस के माध्यम से जिस रीजन में ये एंटरप्राइजेस होती हैं उनके माध्यम से हम एक रीजनल, क्षेत्रीय रूप में एक बैलेंस, एक संतुलित विकास करते हैं हर एक क्षेत्र में। यानी देश का ऐसा ना हो कि देश के किसी हिस्से में तो बहुत अच्छा विकास हो जाए और कोई हिस्सा जो है वो एकदम बैकवर्ड रह जाए। तो कोशिश ये हमेशा सरकारों की और रहती है कि देश के हर एक क्षेत्र में एक संतुलित रूप से विकास होना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए। देन कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, इसके साथ साथ जो भी एक अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, ठीक है, आर्थिक सिस्टम है, उस सिस्टम पे कंट्रोल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे देश के अंदर अगर जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में देखा होगा कभी कभी आप सुनते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस अर्थव्यवस्था में कंट्रोल लूज होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं रह पाता। अब मान लो कहीं पर अगर मान लो कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया, अचानक से बहुत तेजी से उसके रेट बढ़ गए और वो एकदम गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो मार्केट में जो मीडिएटर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टोरेज कर लिया प्रोडक्ट का, और जब मार्केट से बहुत ज्यादा स्टोरेज आप किसी प्रोडक्ट का कर लोगे तो उसके मार्केट में क्या होगा, सप्लाई में कमी आ जाएगी, सप्लाई में कमी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस हाइक हो जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर दोबारा से कंट्रोल लाने के लिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करती है और उनको दोबारा से उनको उनसे उनसे
ये वो इस तरह के कार्य ना करें, उसके लिए उनको पनिश भी करती है जरूरत हो तो, ठीक है। तो वो सब चीजें कंट्रोल करना पड़ता है इकोनॉमिक सिस्टम में। तो अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति एक अपना एक पार्टिसिपेट करता है, एक रोल अदा करता है। तो वो कंट्रोल किसी न किसी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकारों के माध्यम से रहता है। देन उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्ट। तो पहला जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का जो उद्देश्य था वो आर्थिक था, अर्थव्यवस्था के रूप में, या जिसे कहें कि पैसों के रूप में, कि पैसे जिससे ज्यादा ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य, वो सोशल है, सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है। समाज के लिए कार्य करना, एक तो पैसे के लिए, यानी जब हम जैसे हम सोशल सेवा वर्क करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम अपनी इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, एक अपने इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए, अपनी आर्थिक आजादी के लिए भी हम सोशल वर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ समाज को सेवा प्रोवाइड करने के लिए, दोनों चीजें अगर आपसे जुड़ी हुई हैं तो वो आपका सोशल ऑब्जेक्ट और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी इंडस्ट्री व्यापार करती है तो उससे देश को दोनों ही फायदे होते हैं। वो साथ साथ अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, उसका अपना एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वैसे कि वो पैसे तो कमाएगी, पैसे तो बनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ वो समाज के लिए भी बहुत सारा काम करती है। सोशल ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि अगर हम पब्लिक एंटरप्राइजेस खोल रहे हैं तो एक समाजवादी समाज की रचना होती है। समाजवादी समाज की रचना क्या कहते हैं? समाजवादी समाज हम किसे कहेंगे? जिसमें ज्यादातर लोगों को समान दृष्टि से देखा जाए, उनके पास समानता हो, उनमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो कि बहुत ज्यादा किसी के पास तो बहुत इतना अधिक पैसा है और किसी के पास बहुत पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो समाजवादी समाज का मतलब है कि उसमें एक इक्वलिटी रहे, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, दोनों तरीके से। आर्थिक रूप से भी वो मजबूत रहें और सोशली, सामाजिक रूप से भी उनमें समानता के भाव हों। तो समाजवादी समाज की रचना वो जब ही संभव है जब आप बहुत सारे एंटरप्राइजेज और कंपनियां खोलें, लोगों के पास में रोजगार हो, उनका रहन सहन बढ़े, रहन सहन का स्तर बढ़े और उनके पास आर्थिक आजादी हो। तो उसमें एक समाजवादी समाज की रचना की हम परिकल्पना कर सकते हैं। उसके साथ सूत्र दूसरा होता है धन एवं सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक, ठीक है। अगर हम पब्लिक एंटरप्राइज ज्यादा ज्यादा खोलेंगे तो धन, यानी कि जो मनी है, पैसा है, और जो पावर है, वो किसी एक ही व्यक्ति पर ना होके वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड मनी, ठीक है। ये यानी कि सत्ता और धन दोनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज न रहे। ऐसा ना हो किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक वर्ग पर ही धन और पावर दोनों अवेलेबल है, बाकी के जितने भी वर्ग हैं उनके पास ना धन है ना पावर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सबके पास में बराबर रहनी चाहिए। तो ये हमें इसमें एक हमें इस पे आसानी मिलती है, एक तरह से धन और सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक लगती है पब्लिक एंटरप्राइजेस से। एकाधिकार पर रोक, ठीक है। यानी कि एकाधिकार पर रोक, जैसे मार्केट में देखा होगा कि आपने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत ज्यादा एकाधिकार हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसी को सब, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा रहती है। तो वो क्या होता है, जब एकाधिकार हो जाता है तो उनके द्वारा जो प्राइसेस हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत तेजी से बढ़ाए जाते हैं। उन्हें पता है कि लोग इसी प्रोडक्ट पर डिपेंड हैं और कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मनमाने ढंग से उसमें उसकी पैसा वसूल करते हैं मार्केट से, ठीक है, लोगों से। तो इसीलिए सरकार का जो पब्लिक एंटरप्राइज चलाने के पीछे जो मेन कारण होता है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी का या बिजनेस का एकाधिकार ना हो। तो कंपटीशन रहेगा तो समाज में लोगों को अच्छी कीमत पर जो है चीजें उपलब्ध रहेंगी। रोजगार के अवसर बढ़ाना, ठीक है। रोजगार के अवसर, इससे इसके माध्यम से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ता है। एकाधिकार का एक अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे आप देखें कि आज की डेट में हम लोग चाइना के आइटम पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, ठीक है। तो चाइना का जो वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं उन पे एकाधिकार हो गया है। एकाधिकार क्यों हो गया? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो मोस्टली चाइना के अंदर है, और देश भी, जो देशों की जो कंपनियां हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उन सब ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मोस्टली वो चाइना के अंदर लगा रखी है। तो अब चाइना पर डिपेंडेंसी होगी उनकी भी, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनकी चाइना पर डिपेंडेंसी है, जिसको कि एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका विकल्प तैयार ना किया जाए, ठीक है। अब वो इंडस्ट्रीज जो चाइना में प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अगर वो प्रोडक्शन अपना और कंट्रीज में भी अपना स्टार्ट करें, जैसे मान लीजिए भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफी है, हमारे पास मैन पावर बहुत ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर उस तरह के अवसर मिल सकते हैं कंपनियों को, तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ डाल के जब कंपटीशन हो जाएगा वैश्विक स्तर पर, तो फिर वहां पर एकाधिकार समाप्त होता रहेगा या कमजोर होगा, ठीक है। तो एकाधिकार जो है वो, उस पर रोक लगनी चाहिए। रोजगार के अवसर बढ़ें, पिछड़े वर्गों की सहायता, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इससे हेल्प मिले।
उसके बाद सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस। पहले पब्लिक एंटरप्राइजेस, अब प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस के क्या फायदे हैं। तो एक इसके भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट और सोशल ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में देखें तो अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनका पहला होता है कि अर्न प्रॉफिट, ठीक है, यानी लाभ कमाना। सबसे पहला जो उनका आर्थिक उद्देश्य होता है कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके माध्यम से वो पैसा कमाएं। मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिक से अधिक उत्पादन करें, ये उनका दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक चीजें बनाएं, उत्पादन करें। इंक्रीज सेल्स, अपनी जो सेल है, विक्रय है, उसको बढ़ाएं। ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसकी सेल हो, वो ज्यादा से ज्यादा बिके, वो तभी उनका जो प्रॉफिट है वो बनेगा। अर्न प्रॉफिट जो है वो पहला वाला पॉइंट जनरली सेकंड और थर्ड दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे कि चाइना को आप देखते हैं, चाइनीज जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर पर प्रोडक्शन करते हैं, तो उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, तो इससे उनकी सेल बढ़ जाती है। तो सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चीजें जो आप देखें, तो ये हम जो देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट वाली बात है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन और इंक्रीज सेल दोनों पे डिपेंड करती है कि आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएंगे। ऑब्वियस है, जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं उसकी उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको बनाएं, मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सेल करें, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ रोजगार को भी बढ़ता है इससे। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, नए ग्राहकों को बनाना, यानी आप ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ें। ये हमारे सारे प्राइवेट बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोशल ऑब्जेक्ट की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्ट में पहला है प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर, यानी सामाजिक जो उद्देश्य है उसमें जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम वस्तु बना रहे हैं, उससे हमारे जो भी हमारे ग्राहक हैं जो उसे परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वो उससे संतुष्ट रहें, ठीक है। तो उन कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना। गुड बिहेवियर विद एम्प्लॉइज, इसके साथ साथ जो सोशल ऑब्जेक्ट में कि इंडस्ट्रीज के अंदर आप ठीक है पैसा दे रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका अपने एम्प्लॉइज के साथ में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो गुड बिहेवियर विद एम्प्लॉइज ये सोशल ऑब्जेक्ट होता है। टू प्रोटेक्ट दी ग्रीवेंसेज ऑफ सप्लायर, इसके साथ साथ जो भी सप्लायर हैं उनके हितों की रक्षा करना भी उसमें जरूरी है, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके पीछे आपके पास आप रॉ मटेरियल और बहुत सारी चीजें आप भी परचेज करते हैं, तो आपके जो सप्लायर्स हैं उनका ग्रीवेंस या जो आपकी सप्लाई चेन के जो सप्लायर हैं उनके ग्रीवेंसेस को भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है, उनके हितों की भी आपको रक्षा करनी होती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ साथ रोजगार की अवसर को उत्पन्न करना, प्रोवाइड कराना, ये भी जरूरी होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, ठीक है, सोशल स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ये भी एक उद्देश्य होता है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, इसके साथ साथ आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हो, रहन सहन के स्तर में वृद्धि हो, ये भी सोशल ऑब्जेक्ट होता है। शोध एवं विकास को प्रोत्साहन देना, ठीक है, शोध एवं विकास का प्रोत्साहन देना, ठीक है, इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी आपको प्रोत्साहन देना है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट सेशन था जिसमें हमने व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है देखा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है, जरूरी क्यों है, और इसके साथ साथ हमने दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन देखी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एंटरप्राइजेस भी कह सकते हैं या पब्लिक कंपनी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी हमने देखे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अगले सेशन में हम पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस दोनों में क्या विशेष अंतर होता है। कल को अगर आप में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आपको कौन सा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस स्टार्ट करें या प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट करें, ये आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में ये डिसाइड करने में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि हम दोनों में पब्लिक एंटरप्राइजेस वर्सेस प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।